फिजिकल काइनेटिक्स चैप्टर का एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है फिजिकल केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर पे हम लोग पहुँचे हैं और उसके लगभग 50% थ्योरेटिकल पोर्शन हमने कर लिए हैं। आज के सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करूँगा। बीच में अभी आप जब एनसीईआरटी को पलटोगे तो रेट इंटीग्रेटेड लॉ लगा के जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर इन सारी चीज़ों को मैंने स्किप किया है। तो स्किप करने का मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी। पहले मैं एक तरफ से थ्योरेटिकल कंसेप्ट कवर कर रहा हूँ, फिर वो दो डेरिवेशन है जहाँ से फार्मूला डिराइव करेंगे। उसके बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमारे साथ आपके साथ मिलकर हम करेंगे। अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं बेटा, मैं उम्मीद करूँगा कि आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो चैट सेक्शन में जवाब देना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को, जिसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। यूँ कहें तो आज का जो टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है बेटा? आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है भाई? कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो आइए देखते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी का क्या कंसेप्ट है, या हम कहें तो रिएक्शन मैकेनिज़्म ही है आज का टॉपिक। क्या है भैया? रिएक्शन मैकेनिज़्म, यानी कि कैसे कोई केमिकल रिएक्शंस होती है बेटा, आज हम ये भी देखेंगे। साथ ही साथ उस केमिकल रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो भी हम देखने का काम करेंगे। एक बार मैं इसको देख लूँ, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए भाई कॉपी और पेन निकाल लीजिए। जिस भी बच्चे को कोई दिक्कत होगी तो ज़रूर मुझसे जिक्र करिएगा। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा, रिएक्शन मैकेनिज़्म होगा, या इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? कंसेप्ट ऑफ, जस्ट 1 मिनट बेटा, मैं इसको सही कर लूँ, है ना। इसी को हम कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो हेडिंग आप मेरे साथ लगाते चलिए, क्योंकि जितनी बारीकी से इस कंसेप्ट को मैं पढ़ाऊंगा, मैं चाहता हूं कि तुरंत के तुरंत आपको ये कंसेप्ट दिमाग में सेट हो जाए, जिससे आपको याद करने की कुछ भी आवश्यकता न पड़े। सबसे पहले तो बेटा ये जो टर्म है एक्टिवेशन एनर्जी, इसको किसने दिया, इससे रिलेटेड कुछ बात कर ले। मतलब कुछ हम यूँ कहें तो कुछ थ्योरेटिकल बात कर लें कि ये जो टर्म है प्यारे बच्चों, बड़ा खूबसूरत नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। ये टर्म एक स्वीडिश साइंटिस्ट है। क्या कौन से साइंटिस्ट है भैया? एक स्वीडिश साइंटिस्ट है। उन्होंने इस टर्म्स को दिया, और जो कि बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, क्योंकि बेटा आगे चल के इनका एक इक्वेशन है ना। तो एक साइंटिस्ट है आर्हीनियस। क्या नाम था बेटा? साइंटिस्ट है आर्हीनियस, जिन्होंने इस टर्म्स को दिया 1889 में। 1889 में एक साइंटिस्ट थे आर्हीनियस, जिन्होंने इस टर्म्स को दिया। ये कहाँ के साइंटिस्ट थे भैया? ये थे स्वीडिश के। जस्ट 1 मिनट बेटा, ये बार बार जो है कुछ डिफ्लेक्शन आ रहा है। ये कहाँ के साइंटिस्ट थे भैया? ये थे स्वीडिश के। कहाँ के थे बेटा? ये थे स्वीडिश के। तो स्वीडिश के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर्हीनियस। 1889 में सबसे पहले इन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट को दिया। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि लगभग जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं उन सभी में एक्टिवेशन एनर्जी मस्ट होती है। मैं थोड़ा सा इस बारे में बताना चाहूँगा। ये कहते हैं ऑलमोस्ट ऑल केमिकल रिएक्शन, ऑलमोस्ट ऑल केमिकल रिएक्शन, ऑलमोस्ट ऑल केमिकल रिएक्शन, ऑलमोस्ट ऑल केमिकल रिएक्शन occurring by using एक्टिवेशन एनर्जी। बहुत सिंपल शब्दों में चीज़ों को बताऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा बेटा जो आपको न समझ में आए। मैंने बस एक सिंपल सी बात कही कि जनाब कहते हैं कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी का यूज करके ही होती है। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं। अभी कोई रॉकेट साइंस यहाँ नहीं बताया जा रहा है, बहुत सिंपल सी बातें हैं। जैसे इन चीज़ों को समझने के लिए अगर मैं तुमसे कहूँ, इन चीज़ों को समझने के लिए अगर मैं तुमसे कहूँ कि मान लो बेटा हमारे पास एक कोई केमिकल रिएक्शन है, रिएक्शंस है H2 + I2 गिव्स आउट 2HI।
तो देखने में तो ये लग रहा है कि ये डायरेक्ट बन गया होगा, पर एक्चुअल में ये बात आपको भी पता है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये डायरेक्ट नहीं बनी होगी। एक्चुअल में ये जो केमिकल रिएक्शन है ये डायरेक्ट नहीं आई होगी। इस रिएक्शंस को आने में बहुत सारे स्टेप लगे होंगे। मान लो ये कोई रिएक्शन है। अब अगर हम इसकी मैकेनिज़्म पर फोकस करें, किस पर फोकस करें बेटा, अगर हम इसकी मैकेनिज़्म पर फोकस करें, हालांकि मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि ये जो भी चीज़ें हम यूज कर रहे हैं ये आर्हीनियस साइंटिस्ट थे, उनके एक्टिवेशन एनर्जी के कंसेप्ट को समझने के लिए यूज कर रहे हैं, या यूँ कहें किसी भी केमिकल रिएक्शंस की मैकेनिज़्म को समझने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है भाई, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इन्हीं सब की बात हुई है। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट होगी, ये डायरेक्ट तो कंप्लीट होगी नहीं, तो आइए देखते हैं कि ये कैसे कंप्लीट होगी। सबसे पहले तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे बॉन्ड है। ठीक है भाई, उसके बाद बेटा आयोडीन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसके बाद जो ये दोनों बॉन्ड है ये कुछ ऐसा करेगा कि ये कन्वर्ट हो जाए HI में। डायरेक्ट तो भाई ये कन्वर्ट होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा सर। तो क्या ऐसा करेगा, आइए ये देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये अभी तक हमने जो लिया बेटा ये क्या था, ये था रिएक्टेंट। क्या था भैया, ये था रिएक्टेंट। ठीक है सर। अब प्यारे बच्चों होता कुछ ऐसा है कि ये हाइड्रोजन जो ऐसे है और ये आयोडीन जो ऐसे है, इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। क्योंकि अगर बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा जनाब तो कभी भी, मेरी बात को सुनना, अगर बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो ये रिएक्शन कभी भी प्रोडक्ट नहीं बना पाएगी। तो ये बॉन्ड जो है ये धीरे धीरे टूटेगा, इनके बीच में ये जो बॉन्ड है ये धीरे धीरे टूटेगा। और प्यारे बच्चों इस प्रोसेस को हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग। क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होने लगा। ठीक है भाई, बॉन्ड ब्रेकिंग होने लगी। और एक तरफ जहाँ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वहीं दूसरी तरफ इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। समझने वाली बातें हैं, बहुत साइलेंटली समझ में आएंगी कि ये केमिकल रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होती। इस केमिकल रिएक्शंस को होने के लिए ये एक स्टेप इनको क्रॉस करना होता है। इस स्टेप को प्यारे बच्चों हम इंग्लिश में इंटरमीडिएट स्टेप कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, इस स्टेप को हम बोलते हैं, इस स्टेप को इंटरमीडिएट स्टेप। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्टेप। ये एक ऐसी स्टेप होती है बेटा कि जिसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होता है और जिसमें बॉन्ड की ब्रेकिंग भी होती है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हुई, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, यानी ये HH के बीच का ये बॉन्ड टूट गया और ये एक मॉलिक्यूल HI और ये दूसरा मॉलिक्यूल HI। अगर इसको हम केमिकल रिएक्शंस फॉर्म में दिखाना चाहें, थोड़ा सा मैं छोटा करके इसको किनारे ले आऊँ, तो आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। देखिए इसमें कुछ भी कठिन चीज़ नहीं है। तो ये यहाँ से प्रोडक्ट बना लेगा और प्रोडक्ट बनेगा 2HI। 2HI कैसे बना भाई, एक HI और एक HI, यानी कि ये जो केमिकल रिएक्शन थी ये एक ही स्टेप में नहीं हुई। अच्छा एक बात और, कि वो स्टेप जहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ हो उसे प्यारे बच्चों हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं भाई, उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। यानी एक ऐसी स्टेट जहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों एक साथ हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। तो भैया ये हमारा आ गया प्रोडक्ट। सीधे शब्दों में यूँ कहें तो आर्हीनियस जी ने ये समझाने की बात कही कि कोई भी केमिकल रिएक्शन ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट लगा दिए और वो डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, बल्कि उसे इंटरमीडिएट स्टेट से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार प्रयागराज से तुमको दिल्ली जाना हो तो भाई दिल्ली जाना है तो तुम डायरेक्ट ऐसा नहीं कि यहाँ से बैठे डायरेक्ट पहुँच गए, बीच में कानपुर इंटरमीडिएट स्टेशन भी पड़ेगा। कहने का मतलब है कि जर्नी कोई भी रिएक्शन, बहुत कम ही ऐसे रिएक्शंस हैं
जो इजीली हो जाए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस रिएक्टेंट से इस प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए बीच में एक एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, और अगर मॉलिक्यूल के पास वो एनर्जी नहीं होती तो वो मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कभी भी नहीं बदल सकता, और वही जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है प्यारे बच्चों, उसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर से समझो। जितनी बार नहीं समझ में आएगा उतनी बार समझाऊंगा बेटा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं भाई। नहीं समझ में आया तो फिर से समझो, कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझाऊंगा। जब तक नहीं आएगा बेटा तब तक समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हमने आपसे क्या कहा कि मान लीजिए हमारे पास रिएक्टेंट है। क्या है भाई? मान लीजिए हमारे पास रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट डायरेक्ट नहीं बनता, इंटरमीडिएट से होके गुजरना पड़ता है। यही तो हमने बोला कि इंटरमीडिएट स्टेप से होके गुजरना पड़ता है, और तब जाकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है सर, आपने बिल्कुल यही बोला। मैंने ये कहा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, इंटरमीडिएट स्टेप तक पहुंचने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और यही जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है प्यारे बच्चों, इसे ही आपके आर्हीनियस जी ने एक नया नाम दिया, एक बेहतरीन नाम दिया, जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। प्यारे बच्चों इसी कंसेप्ट के बारे में हमको पढ़ना है, जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो चलिए जानते हैं जनाब क्या है कॉन्सेप्ट एक्टिवेशन एनर्जी का, है ना। क्या है कंसेप्ट एक्टिवेशन एनर्जी का? यूँ कहें तो एक्टिवेशन एनर्जी ही वो एनर्जी है जो किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करती है प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने के लिए। हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेटेड to the reactant molecule, activation energy is activated to the reactant molecule, मैं इसको सही कर दूं, to the reactant molecules for formation of product, प्रोडक्ट। बहुत प्यारा है भैया, बहुत प्यारी बात इन्होंने कही। इन्होंने कहा कि एक्टिवेशन एनर्जी ही वो एनर्जी है जो किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करती है कि वो प्रोडक्ट बना पाए। ठीक है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी यूं कहें तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने वाली एनर्जी है, बिना जिस एनर्जी के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं आएगा और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। बिल्कुल सही बात। क्या सर यही इतना सफिशिएंट है एक्टिवेशन एनर्जी के लिए? नहीं, मैंने कहा ना कि मैं अभी आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। दूसरे शब्दों में हम कहें तो एक्टिवेशन एनर्जी एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। हम ऐसे कहें कि मान लीजिए ये रिएक्टेंट है और इसे हम एक्टिवेशन एनर्जी देंगे तब मॉलिक्यूल एक्टिवेट होगा, है ना, तब ये रिएक्टेंट क्या होगा, एक्टिवेट। इसे हम स्टार से दिखा दें, और एक्टिवेट होने के तुरंत बाद फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ से जो EA है ये रिप्रेजेंटेशन हमने किसके लिए किया बेटा? ये रिप्रेजेंटेशन हमने किया जनाब एक्टिवेशन एनर्जी के लिए। किसके लिए? एक्टिवेशन एनर्जी के लिए। ठीक है सर, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए। अब यहाँ से सर डिफिनीशन क्या होगी? बिल्कुल, आइए देखते हैं कि अब यहाँ से डिफिनीशन क्या होगी। बहुत प्यारी डिफिनीशन निकालते हैं। The extra energy required to reactant for the formation of product, हमने क्या बोला बेटा? हमने बोला द एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी,
एक्टिवेशन एनर्जी। यानी बड़ी खूबसूरती से चीज़ों को हमने देखा कि भैया वह एक्स्ट्रा एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को दी जाती है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। अब आप कहोगे सर अभी भी मुझे चीज़ें नहीं क्लियरिफाई हुई, कोई बात नहीं, जब हम एक ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ के माध्यम से आपको समझाएंगे, निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं बेटा कि एक एक बच्चे को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं। तो आइए उस ग्राफ की तरफ चलते हैं जहां से चीज़ें आपको क्लियर हों, है ना। हम एक और डिफिनीशन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी फॉर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। हम ये भी बोल सकते हैं, इट्स कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, हम ये भी बोल सकते हैं। हमने क्या कहा कि रिएक्टेंट को वह मिनिमम रिक्वायरमेंट एनर्जी की जिस एनर्जी का यूज करके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, एक्स्ट्रा एनर्जी, क्योंकि ऑलरेडी रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी होती है, उसी एनर्जी को प्यारे बच्चों हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अरे यार एक्टिवेशन मतलब एक्टिवेट करने के लिए तुम्हारे पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, अब कोई आके तुमको एक्टिवेट कर दिया और तुम प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट कर गए, प्रोडक्ट तुम बना दिए, तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी लगी, ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी लगी, वही प्यारे बच्चों क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। अगर फिर भी दिक्कत है, ये सारी चीज़ें हम लोग ग्राफ के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं, निश्चित रूप से आपको चीज़ें बहुत अच्छे से विजुअलाइज होंगी। चलिए जनाब ग्राफ के माध्यम से पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ कि आप 2 ग्राफ बनाइए। कितने ग्राफ? 2 ग्राफ, क्योंकि मैं आपको एकदम आज सिखा दूंगा भैया कि मैं क्या बताने चाह रहा हूँ। ठीक, एकदम अच्छे से पढ़ना है, एक एक बच्चे को आज सिखा दूंगा। देखो, मान लो कि ये यहाँ से शुरू होता है रिएक्टेंट, आर का मतलब रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट यहाँ से शुरू होता है, ये किस चीज़ का है, ये भैया है एनर्जी का, ये एनर्जी को डिनोट कर रहा है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, यानी इसी डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अच्छा ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा लंबा कर दें। ठीक इसी प्रकार बेटा, रुको हम एक काम करते हैं, इसको और अच्छे से बनाते हैं जिससे और बढ़िया से क्लियरिफाई हो। एक हमने यहाँ पे ले लिया और एक हमने यहाँ पे ले लिया, चित्र जैसा भी हो बस समझ में आना चाहिए। हमने कहा कि बेटा ये जो ग्राफ है ये एनर्जी के बीच में बनेगा, और इधर हमने कहा कि रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक इसी प्रकार ये भी ग्राफ है, यहाँ भी हमारा ये एनर्जी से और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट। समझने वाली बात है बेटा, समझने वाली बात है, और समझा दूंगा निश्चित रूप से, बस आप थाम के दिल बैठे रहिए। देखिए जनाब, अब होता क्या है कि मान लो रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पे है, ये क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है, और यहाँ पे भी मान लो रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ तक है। अच्छा प्यारे बच्चों, आपसे मैं एक बात पूछूं कि एनर्जी तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो रिएक्टेंट की इतनी एनर्जी, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट एनर्जी। इसको यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है इसे हम बोलेंगे रिएक्टेंट एनर्जी। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट एनर्जी। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम ER लिखो, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट लिखो, चलो हम वही लिख दें, नहीं तो तुम कहोगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है। हम ER लिखते हैं, ER का मतलब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यानी इतनी एनर्जी रिएक्टेंट में पहले से थी। अब रिएक्टेंट को मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कुछ मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता जरूर होगी। अब ये प्रोडक्ट यहीं बन गया, ये क्या है, ये है प्रोडक्ट। बहुत प्यार से समझना, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरी एनर्जी है, इसे एक बड़ा प्यारा नाम हम देते हैं, शायद आप जानते भी होंगे, ये है हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या है, रुको थोड़ा साफ साफ लिखें,
ये है प्यारे बच्चों हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। अभी हम बताएंगे इसके बारे में कि ये जो जीरो से लेकर पूरी एनर्जी बिना जिसके ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बदल सकता, उसे हमने क्या बोला? थ्रेशोल्ड एनर्जी। अभी आपको धीरे धीरे क्लियर होगा। अब ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ध्यान रखिएगा, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है। रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी पहले से थी और ये टोटल एनर्जी यानी रिएक्टेंट एनर्जी और ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी दी गई। अच्छा, ये एक्स्ट्रा एनर्जी कब दी गई? मैंने कहा बिना इंटरमीडिएट स्टेट के, बिना इंटरमीडिएट स्टेट के मैंने आपको ये भी कहा प्रोडक्ट नहीं बनता। ये रिएक्टेंट है, ये इंटरमीडिएट स्टेट है, ये प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट एनर्जी को इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ी प्यारे बच्चों, ये देनी पड़ी कि नहीं देनी पड़ी? और यही एक्स्ट्रा एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। क्या है बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी है। पूरी बात ध्यान से सुनना, अभी तुम्हें सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने बड़े प्यार से आपको समझाया कि रिएक्टेंट के पास पहले से कुछ ना कुछ एनर्जी रही होगी, बिल्कुल सर, जिसे हम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कहते हैं। अब ये इंटरमीडिएट स्टेट पर जाएगा। अगर इस एनर्जी लेवल को ये रिएक्टेंट टच ना करे तो कभी भी वो प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, कभी भी वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं कर सकता। इसका मतलब कि इस मिनिमम एनर्जी को पाना इसके लिए कंपलसरी है अगर इसे प्रोडक्ट में कन्वर्जन करना है तो भैया एक तो इसके पास पहले से एनर्जी थी। ये जो टोटल एनर्जी है इसे हमने एक बड़ा प्यारा नाम दिया, क्या बोला भैया? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी ये पूरी है, रिएक्टेंट एनर्जी ये है। तो एक्टिवेशन एनर्जी उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे कि रिएक्टेंट एनर्जी के बाद यानी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास पहले से कुछ ना कुछ एनर्जी थी। उस एनर्जी के बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ी इंटरमीडिएट स्टेप को क्रॉस करने के लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को हमने क्या बोला? एक्टिवेशन एनर्जी। और जब रिएक्टेंट एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी दोनों को ऐड करते हैं प्यारे बच्चों तो क्या होता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी का अमाउंट निकल जाता है। अब ऐसे में आपको ये भी समझाना जरूरी है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है। द टोटल एनर्जी, the requirement of total energy by using reactant is converting into product which is called threshold energy। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जितनी टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है प्यारे बच्चों, वही हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। और अगर हम थ्रेशोल्ड एनर्जी में से रिएक्टेंट एनर्जी को घटा दें, निश्चित रूप से जो एनर्जी एक्स्ट्रा लग रही है उसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। पहले मॉलिक्यूल के पास कुछ एनर्जी पहले से थी, अब इस मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी दी गई। दीज एक्स्ट्रा एनर्जी फॉर द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। यही एक्स्ट्रा एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी है। ये टोटल एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये रिएक्टेंट एनर्जी है। अब क्योंकि प्रोडक्ट जिगर के टुकड़ों यही बन गया यानी ऊपर ही बन गया, अब जब प्रोडक्ट यहीं बन गया इसका मतलब इसने कुछ ना कुछ एनर्जी ली। तो प्यारे बच्चों जब प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा हो, रिएक्टेंट की एनर्जी कम हो, इसका मतलब यहाँ हमको एनर्जी लगाने की आवश्यकता पड़ी तभी तो प्रोडक्ट ऊपर बना। तो केमिस्ट्री कहती है कि जब जिस रिएक्शन में एनर्जी देनी पड़े, जहाँ जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट हाई एनर्जी वाला बने यानी प्रोडक्ट को एनर्जी देनी पड़े, तो जिगर के टुकड़ों ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन एक एंडोथर्मिक है क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है यानी रिएक्टेंट ने एनर्जी ली तब जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, रिएक्टेंट एनर्जी क्या है, उसके बाद थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है और कैसे एंडोथर्मिक रिएक्शंस ये है, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ऊपर है। ठीक है, अब सेम चीज़ हम दूसरे ग्राफ में देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये देखो प्रोडक्ट यहाँ बना। इस बार जो प्रोडक्ट है वो नीचे बना, रिएक्टेंट ऊपर है और रिएक्टेंट की एनर्जी यहीं तक है। इसका मतलब कि रिएक्टेंट ने जितनी एनर्जी डाली थी प्रोडक्ट उससे भी नीचे बना, यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिलीज किया तब प्रोडक्ट बना। और केमिस्ट्री कहती है कि जहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है
ऐसी प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। यानी बहुत आसानी से, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन थी, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, ये टोटल एनर्जी क्या है, ये टोटल एनर्जी है जनाब थ्रेशोल्ड एनर्जी। एकदम समझ समझ के पढ़ना है, क्योंकि बेटा ये बहुत आसान कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट को नहीं छोड़ना है। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई, ठीक है सर। और थ्रेशोल्ड एनर्जी कैसे निकली भैया, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, और ये क्या है, ये है ER रिएक्टेंट एनर्जी है। और यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है इसी को बोलते हैं भैया एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी में से अगर हम रिएक्टेंट एनर्जी निकाल दें, बड़ी आसानी से हम एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिया देखिए ध्यान से, यहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, डेट इज द रीजन दिस इज एंडोथर्मिक। यहाँ एनर्जी देने का काम पड़ा प्रोडक्ट को, यहाँ प्रोडक्ट एनर्जी रिलीज कर रहा है क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी ही थी, डेट इज कॉल्ड दिस रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक। और प्यारे बच्चों, एक पहले से एनर्जी होती है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स में जिसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट एनर्जी। कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी पाने के लिए, या यूं कहें तो रिएक्शन के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए, उसे हम बोलते हैं प्यारे बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी। और टोटल एनर्जी जो होती है उसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। उम्मीद करता हूँ पूरी तरह से आप समझ गए होंगे कि जनाब ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है ये क्या होता है। प्यारे बच्चों, अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है। अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। हमने पूरी बात आपको समझाने की कोशिश की, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई आपको दिक्कत होगी। अच्छा, इस स्टेप पे ही जाकर जो मॉलिक्यूल है वो एक्टिवेटेड हो जाता है। कैसा हो जाता है, एक्टिवेटेड हो जाता है इस स्टेप पे। चाहे इसे ट्रांजिशन स्टेट कहें, चाहे इसे कहें एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल स्टेट, चाहे इसे हम कहें इंटरमीडिएट स्टेप। पर इतना आपको रखना है याद कि पहले से कुछ एनर्जी रहती है रिएक्टेंट के पास, ये देखिए जिसे रिएक्टेंट एनर्जी, फिर एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है प्रोडक्ट बनने के लिए जिसे एक्टिवेशन एनर्जी। ये टोटल एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी है। मुझको नहीं लगता बेटा कि अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी तो अब भी आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए होंगे, क्योंकि जितना आसान हो सकता था उतना आसान करके आपको बताया गया है। ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और क्या फार्मूला यहाँ से डिराइव हुआ उसकी भी बात करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत आसानी से देखिए, अगर हम यहाँ से निकालें थ्रेशोल्ड एनर्जी तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का फार्मूला क्या आएगा, आइए देखते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी का फार्मूला आएगा रिएक्टेंट एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट एनर्जी प्लस EA का मतलब होता है जिगर के टुकड़ों, एक्टिवेशन एनर्जी। यानी एक फार्मूला हमको ये मिला कि थ्रेशोल्ड एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी और रिएक्टेंट एनर्जी के सम के इक्वल होगी। ठीक है, वहीं पर दूसरा फार्मूला हमको क्या मिला, अगर हमको निकालना हो EA एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस रिएक्टेंट एनर्जी। और प्यारे बच्चों, बड़ी आसानी के साथ हम निकाल लेंगे क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। यानी बहुत सिंपल शब्दों में हमने आपको समझाया कि भैया एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस रिएक्टेंट एनर्जी। सिंपल सी बात है बेटा कि ये रिएक्टेंट की एनर्जी है यहाँ से यहाँ तक, इससे कन्वर्ट होने के लिए, यहाँ पहुँचने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी लगी, ये देखो, इसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो टोटल एनर्जी है यहाँ से यहाँ तक, इसे थ्रेशोल्ड एनर्जी। बस बहुत सिंपल है भाई, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और कैसे तुमको पढ़ाया जाए, एक्टिवेशन एनर्जी एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को दी जाती है कन्वर्जन होने के लिए प्रोडक्ट में। यूँ कहें अगर हम तो EA इज इक्वल टू ETH माइनस ER। यानी एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस रिएक्टेंट एनर्जी। क्लियर है। अब भैया इन्हीं सारे टर्म्स का यूज करके जो आपके महान साइंटिस्ट हैं,
जिनको आप लोग आर्हीनियस चाचा कहते हो। आर्हीनियस जी ने एक इक्वेशन दिया, क्या दिया? एक इक्वेशन दिया जिसका डेरिवेशन बेटा तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, केवल और केवल इक्वेशन हम लोगों को पढ़ना है, जिसको बड़े प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं? आर्हीनियस इक्वेशन। तो आइए जनाब देखते हैं कि क्या होता है आर्हीनियस इक्वेशन। जिन्होंने इन सारे टर्म्स, इन सारे टर्मिनोलॉजी का यूज किया और एक इक्वेशन दिया, इन्होंने रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में एक रिलेशन दिया। इन्होंने कहा कि K इज इक्वल टू AE माइनस EA अपान RT, और इस रिलेशन को प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं आर्हीनियस इक्वेशन। आइए समझते हैं जनाब कि इस इक्वेशन में जो एक एक टर्म्स है उसका मतलब क्या है। K हमारा क्या है? K हमारा रेट कांस्टेंट है। K क्या है बेटा? K हमारा रेट कांस्टेंट है, ठीक है भाई। EA क्या है? अभी अभी तुमने जाना, EA हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है। बेटा इस इक्वेशन को याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट पूछा गया है एग्जाम में कि जनाब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। R क्या है? R गैस कांस्टेंट है, तुम सभी को पता है इसके बारे में, ठीक है। T क्या है? T प्यारे बच्चों टेम्परेचर है, ये भी आपको पता है, ठीक है। और AE क्या है? समझने वाली बात है। तो प्यारे बच्चों ये आर्हीनियस कांस्टेंट है। ये क्या है? आर्हीनियस कांस्टेंट है। क्योंकि इसका डेरिवेशन कोर्स में है नहीं, इसलिए पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये था कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ये था आर्हीनियस इक्वेशन, जहाँ के रेट कांस्टेंट है, AE आर्हीनियस कांस्टेंट है, ठीक है, EA एक्टिवेशन एनर्जी है, R हमारा गैस कांस्टेंट है, T हमारा टेम्परेचर है। अच्छा, ये फार्मूला एक्चुअल में किसके बीच में निकाला गया? ये फार्मूला एक्चुअल में रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच का संबंध था। रेट कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी, या डिटरमाइन करना हो अगर एक्टिवेशन एनर्जी, तो हम इस फार्मूले का यूज करके बड़ी आसानी से एक्टिवेशन एनर्जी का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। ये तो हो गया जनाब एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट, ये तो हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी का कंसेप्ट। अब हम एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ते हैं कि कैसे भैया, कैसे कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी पे फर्क डालता है। तो हम क्या लिख रहे हैं? इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और एग्जाम में यहाँ सबसे अक्सर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। जनरली आप इनको स्किप कर देते हो, मैं कभी नहीं सलाह दूंगा कि ऐसे टॉपिक आप स्किप करो। जनाब कहते हैं इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। एक मॉलिक्यूल्स, फिर से एक रिएक्शंस बनाता हूँ। यहाँ पे लिखा है प्यारे बच्चों एनर्जी, यहाँ पे क्या लिखा है? एनर्जी। यहाँ पे लिखा है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, यहाँ पे लिखा है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, यहाँ पे क्या लिखा है? रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिखा है, ठीक है। यहाँ पे लिखी गई है एनर्जी। मान लीजिए यहाँ रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये क्या है बेटा? ये है रिएक्टेंट, और यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है वो क्या है? ER है, यानी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी क्या है? इसे हम कहते हैं ETH, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी। और प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी है इसे हम कहते हैं EA, एक्टिवेशन एनर्जी। और ये हमारा प्रोडक्ट बना जो कि एनर्जी ले रहा है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। ये सारी बातें आप समझ रहे हो, ठीक है। समझाना ये चाह रहा हूँ कि कैसे कैटालिस्ट लगाने से एक्टिवेशन एनर्जी पे असर आता है। ये जो रिएक्शन है ये हमारा इंटरमीडिएट है, ये हमारा क्या है? ये हमारा इंटरमीडिएट है। और प्यारे बच्चों ये विदाउट कैटालिस्ट रिएक्शन है, ये विदाउट कैटालिस्ट रिएक्शन है, यानी इसमें कोई भी कैटालिस्ट यूज नहीं हुआ है। अब एक बात आप सभी को पता है कि जब भी हम कैटालिस्ट का यूज करते हैं तो कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शंस को इन्हेंस कर देता है, कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। लेकिन प्यारे बच्चों समझने वाली बात यह है कि कैटालिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो अब तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ आएगी कि कैटालिस्ट का जब हम यूज करते हैं बेटा, तो कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ये देखो, ये बनेगा वही जो बनना था,
बनेगा उसी से जिससे बनना था, लेकिन ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है जो अभी इतनी थी, अब एक्टिवेशन एनर्जी केवल इतनी है कब, जब हमने यूज किया कैटालिस्ट। तो आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि कैटालिस्ट कैसे अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा रेट ऑफ रिएक्शंस के अफेक्शन में कि इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, तो आपको बहुत आसानी से पढ़ाया गया कि कैटालिस्ट जब यूज होता है तो प्यारे बच्चों रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ जाती है। तो क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश की कि कैटालिस्ट जब यूज होता है तो कैसे रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ जाती है? बेटा कैटालिस्ट करता क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है और इस प्रकार रिएक्शंस की जो रेट है वो इन्हेंस हो जाती है। बहुत आसानी से हमने समझा कि कैसे एक्टिवेशन एनर्जी डाउन हो जाती है और रेट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जो कन्वर्जन होने की प्रोसेस है वो बढ़ जाती है। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई भी डाउट होना चाहिए। यहाँ पे हमने ये भी देखा कि कैसे एक्टिवेशन एनर्जी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, कैसे कैटालिस्ट लगने पर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। आज के सेशन में जो भी चीज़ें आपको बताई गई उनमें से आज की सेशन में जो भी चीज़ें आपको बताई गई उनमें से जो भी आपको डाउट होगा चैट सेक्शन में ज़रूर आप लिखिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। पर इस कॉन्सेप्ट को एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम कोलेजन थ्योरी का डिस्कशन करेंगे। कोलेजन थ्योरी में हम देखेंगे कैसे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल टकराते हैं और कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्जन होता है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड हाफ लाइफ रिएक्शन, और धीरे धीरे करके ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। पूरी एनर्जी के साथ पढ़ते रहना, धीरे धीरे पढ़ना, क्योंकि बेटा अगर कंसेप्ट की बात आएगी तो कंसंट्रेशन आपको देना पड़ेगा, कंसेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए।